स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे चैनल ए प्लस मेंटर पे। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था डीएनएफ ब्लॉक। तो डीएनएफ ब्लॉक में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जिसमें हमने एटॉमिक रेडियाई और आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कर लिया था। ये भी देखा था कि किस तरह वो आपका अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप वेरी करते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा जी आपको सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ये भी कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस के टाइम। इट इज नोन एज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल या इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोला जाता है। इसको हम मेजर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल्स पर मोल में। अब आपने एक चीज़ ये भी देखा होगा कि जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस मीन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जनरल ट्रेंड रहता है। लेकिन हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस रहती हैं। तो देखिए एक्सेप्शन जब आप देखोगे ये हमारे पास एलिमेंट है। ये देखो यहाँ पे एलिमेंट है फर्स्ट फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका आ जाएगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके। ये देखो सेकेंडियम, सेकेंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब देखो यहाँ पे अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखो, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है 631, फिर क्या है 656, फिर क्या आ जाएगा 650। अब देखो यहाँ पे 656 से 650 हो गया, तो दिस मीन वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो गया आपका। तो टाइटेनियम से वैनेडियम वाली साइड जब आप जा रहे हो तो आपका वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह फिर आगे जाओगे 650 653 717, 717 के बाद 762, 762 के बाद फिर क्या है 758, 758 के बाद 736। तो फिर वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर वैल्यू क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज। मीन जब आप आयरन से निकल वाली साइड जाते हो तब भी आपका वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, इसी तरह जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज और आ जाती है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी टू, आयनाइजेशन एंथैल्पी थ्री। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट क्या होगी, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है फ्रॉम द शेल, देन इट इज नोन एज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी टू। जब आपको थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तब हम उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी थ्री। अब यहाँ पे देखो जो जनरल ट्रेंड रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड टू और थर्ड का, जो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है और आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड है वो क्या करेगी, फर्स्ट से क्या है, हाई है। क्योंकि देखो अगर हम केस लेते हैं आपका क्रोमियम का, ये आपका क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1। यहाँ पे जो क्रोमियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए था उससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 3d5 4s1। आप एक एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन फर्स्ट एंथैल्पी तो क्या लो है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी टू। लेकिन आई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी, टू है। क्यों, क्योंकि जो आपको अनदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो 3d5 से करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो 3d5 होती हैं जब जब फुली फिल्ड है, जब हाफ फिल्ड है वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। वो जो ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स होती हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह नेक्स्ट केस आप ले लो कॉपर का। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना 29, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 3d10 4s1। तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू 1958, इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 4s1 तो निकल जाएगा लेकिन उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा 3d10। अब 3d10 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या मुश्किल बात है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरह थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस, आप मैग्नीज का केस ले लो।
ठीक है। मैग्नीज में क्या है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 3d5 4s2। अब 3d5 4s2 इसका जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी है 3260 है। तो दिस मीन फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो ईजिली रिमूव हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा 3d5 मीन मैग्नीज का फिर से क्या हो जाएगा हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आ गया, तो वो क्या है ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास इन केसेस, ये जो एक्सेप्शनल केसेस थे। इसी तरह अगर आप देखोगे निकल कॉपर जिंक, ठीक है, इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, निकल कॉपर जिंक का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। ठीक है, अब देखो जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्यों जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि अब देखोगे जो आपका n-1 एनर्जी लेवल है और बाहर क्या है ns, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, इन एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, जिसके कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाते हैं एक दूसरे लेवल में। ठीक है, ns से n-1, n-1 से ns में, ठीक है, इजीली जंप कर जाएंगे, तो जिसके कारण वो क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अब देखो जो आपका सेकेंडियम है ना वो शो करता है +3, और जो आपका जिंक है वो शो करता है +2। बाकी जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, लेकिन सेकेंडियम और टाइट जिंक आपका एक्सेप्शनल केस है, ये सिर्फ शो करते हैं +3 और +2। क्यों? फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली साइड जाते हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो क्या है 3d10 4s2, 3d10 4s2। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से क्या हो जाएगी 3d10, तो ये तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ये कन्फिग्रेशन क्या स्टेबल है। तो दिस मीन जिंक क्या करेगा सिर्फ +2 वाली शो करेगा, उसके बाद जब हम जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन पे आ जाता है। इसी तरह आप ले लो जिंक के बाद आपका क्रोमियम का, क्रोमियम में क्या 4s1 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, पीछे क्या आ जाएगा 3d5, तो ये भी क्या है स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसका मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास एक्सेप्शन केसेस हैं, याद रखना। हम बात कर रहे थे उसके बाद जिंक के बाद सेकेंडियम का। ठीक है, सेकेंडियम में ऑक्सीजन स्टेट ये शो करता है ये देखो 3d1 और 4s2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3d1 और 4s2 अगर ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा आर्गन का। ठीक है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है 18 का। ठीक है, तो 18 पे क्या हो जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया, तो ये तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो सेकेंडियम है और जो आपका जिंक है, सेकेंडियम शो करता है +3 और जो आपका जिंक है वो शो करता है +2। ठीक है, पता लग गया। अब जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लो जो आपका टाइटेनियम है वो +2 +3 +4 शो करता है, वेनेडियम +2 +3 +4 +5। अब देखा जाए जो सेकेंडियम और टाइट जिंक है ये आपके +3 और +2 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये +3 और +2 शो करेंगे। लेकिन जो आपके अदर कंपाउंड है सिमिलरली आप देखो मिडिल ऑफ द सीरीज क्रोमियम मैग्नीज और आयरन और कोबाल्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। +2 से +6 तक क्रोमियम शो कर रहा है, मैग्नीज +2 से +7 तक शो कर रहा है, आयरन जो है वो +2 से +6 तक शो कर रहा है, कोबाल्ट +2 से +5। अब देखो फिर से मैग्नीज देखोगे ना, मैग्नीज आपका स्टेबल होता है काफ़ी ज़्यादा किस ऑक्सीजन स्टेट में +2 और +7। क्यों? जब आप मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये आपका मैग्नीज का कन्फिग्रेशन है, अगर आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते तो ये क्या आ जाएगा 3d5 पे आ जाएगा, तो 3d5 ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह अगर आप +7 करते 2 यहाँ से 5 यहाँ से निकालते तो पीछे कितना हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा आर्गन, तो वो भी क्या ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए जो आपका मैग्नीज है वो +2 और +7 में ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, पता लग गया। अब एक चीज़ और देखना, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे ना वो क्या होते हैं, वो लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा फेवर करते थे एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, लेकिन जो आपके ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो आपने देख ही लिए वो +2 से लेके +7 तक जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमियम +6 में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, वो डाइक्रोमेट आइन देता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। इसी तरह
लेकिन जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कब स्टेबल होते हैं, जब वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो उन जब आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं ना, तो तब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे मेटल को कन्वर्ट कर रहे हैं M2 पॉजिटिव में। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा होगा SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितना नेगेटिव होता था वो इतना इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जितना नेगेटिव होगा वो उतना इजीली क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ट्रेंड देखेंगे वो क्या है, जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू, दिस मीन वो क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो इजीली फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ही ईजिली वो क्या करेगा, आपका आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो जो आपका ट्रेंड रहता है, अब ट्रेंड देखोगे ना यहाँ पे, तो इस साइड जब आप चाहते हो, ये वाला केस रहेगा ना हमारा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट, सॉरी मेटल को हम कन्वर्ट करें 2 पॉजिटिव में, तो ये देखो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, पहले क्या -1.63, फिर -1.18, तो इस साइड जब जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, लेस नेगेटिव होता जा रहा है। कॉपर तक पहुंचते पहुंचते आपका वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस मीन ये कॉपर वाला केस क्या आ जाएगा, आपका एक्सेप्शनल केस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन केस आएगा। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो वैल्यू क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है, लेकिन कॉपर तक पहुँचते पहुँचते वो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब क्यों ये चीज़ें आ जाती हैं ये देखेंगे। तो देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जब ओपन करेंगे तो देखो अब मैग्नीज का, ठीक है, अब मैग्नीज के केस में ये दो इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं तो वो क्या अटेन कर लेता है, आपका स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाएगा। इसलिए मैग्नीज क्या अब हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि उसका जो वो क्या स्टेबिलिटी अटेन कर रहे। अब आपको पता है अब कि मैग्नीशियम अब ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके 3d5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन स्टेबल है, इसलिए क्या करता है वो इस जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये। तो दिस मीन इसके लिए जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। और ज़्यादा नेगेटिव होगा क्योंकि ज़्यादा इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह फिर हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। अब देखो जिंक में क्या, जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते, जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा 3d10 में। ठीक है, अब 3d10 ये स्टेबल कन्फिगरेशन है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अब बात करेंगे हम कॉपर का। कॉपर का देखो यहाँ पे ये है 3d10 और 4s1। ठीक है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में जाएगा, +2 में, और यहाँ पे जो आपका मैग्नीज है वो भी दो इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d5 में जा रहा है। लेकिन कॉपर का केस देखो, कॉपर के केस में क्या है, अगर आप 4s1 निकाल देते हो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे वो क्या हो जाएगा, M पॉजिटिव में आ गया। अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, M2 पॉजिटिव में। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो तो बेटा जी आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, 3d10 में से। अब 3d10 तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, अब यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन वो निकालना पड़ेगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इजी इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे जो कॉपर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पता लग गया क्यों कॉपर का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। ये टर्न था हमारा कौन सा, जब हम मेटल को कन्वर्ट कर रहे हैं +2 में। अब नेक्स्ट है हमारे पास जब हम मेटल को कन्वर्ट करेंगे +3 में। ठीक है, तो +3 में भी हमारा सेम केस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखेंगे, आपका सेकेंडियम ले लो। ठीक है, अब देखो सेकेंडियम को क्या कर रहे हैं, +2 से +3 में कन्वर्ट करेंगे। तो +2 ये तो गया 4s2 में से, अब +3 एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये डी वाला भी लूज करेगा। अब जब ये सेकेंडियम, अब देखो सेकेंडियम को पता है कि जब मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी जो कन्फिगरेशन होगी वो तो ऑर्गन हो जाएगी, तो मैं स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो दिस मीन जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके लिए वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव होगी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लो नेगेटिव, दिस मीन ज़्यादा नेगेटिव होगा। इसी तरह अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लो जिंक 2 पॉजिटिव का। अब जिंक का एग्जाम्पल ले लो, जिंक, ठीक है। अब जिंक में क्या, पहले तो +2 से +3 में जाना है। अब +2 रिमूव करेंगे तो वो तो चला जाएगा। अब जो +3 करना है, वो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो D10 में से निकालना है। तो D10 में से निकालेंगे तो ये तो कन्फिग्रेशन स्टेबल है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें वैल्यू क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाई वैल्यू ऑफ SRP, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ SRP। इसी तरह अब मैग्नीज का ले लो। मैग्नीज हमारे पास क्या, 3D5 4s2। इसी तरह 4s2 में से +2 निकाल देंगे, ठीक है। +2 निकालेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 3D5 से निकालेंगे। तो 3D5 क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 3D5 क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब लेते हैं आयरन का केस। आयरन का केस में देखो क्या है, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब 2 में से क्या जाना है, +3, तो +3 क्या है, 3D6। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 3D6 तो इतना ज़्यादा स्टेबल होता नहीं ना, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे फिर वो 3D5 हो जाएगा। तो दिस मीन आयरन के केस में जो आपका वैल्यू होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। पता लग गया। तो ये तो हो गया आपका ट्रेंड इन द जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब देखो उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट। अब देखो देखा जाए तो जो आपकी ट्रांजिशन मैटर है ना, ऑक्सीजन स्टेट, जो हायर ऑक्सीजन स्टेट होती हैं वो स्टेबलाइज कौन करता है, जो आपके एटम्स है कौन कौन से जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, लाइक ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। हायर ऑक्सीजन स्टेट्स में जो आपके ट्रांजिशन कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखोगे हायर ऑक्सीजन स्टेट्स में जो आपके फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स है ना, किसके, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इसी तरह आपको मैंने बता दिया कि हायर ऑक्सीजन स्टेट्स में जो आपके कंपाउंड्स बनाएंगे, जो वो क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एलॉय फॉर्मेशन का। अब देखो एलॉय आपको पता है कैसे बनाते हैं, जब हम दो मेटल्स को मिक्स करेंगे तो आपको एलॉय मिल जाएगा। अब एलॉय का प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफर होता है फ्रॉम द मेटल्स, क्योंकि एलॉयज एलॉयज का क्या हो जाएगा, एलॉय क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अब आपने देखे आयरन फेरस के एलॉयज देखे होंगे, ठीक है। इसी तरह जब क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज को हम यूज़ करते हैं स्टील्स और स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह आपके जो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनको हम मिक्स करते हैं आपको नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एलॉयज हैं। स्टेनलेस स्टील देख लो, जिसमें क्या होता है, आयरन, क्रोमियम और निकल और कुछ ट्रेसिस किसके, कार्बन के भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा एलॉयज़ के एग्जांपल दिए, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ये ब्रास किसका कंपोजिशन है, किस क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, कौन से मेटल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ब्रॉन्ज कौन से मेटल से मिलकर बना हुआ है, तो ये आप चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होंगे, अब आपका जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल एक अरेंजमेंट होता है किनका, मैटर एटम्स और आइंस का। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है ना, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉल एटम्स होंगे, वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, जो नाइट्रोजन के एटम्स हैं वो ईजिली ट्रैप हो जाते हैं इनके अंदर। वो क्या बना देता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं हम उनको। अब ये क्या होता है, यूजली नॉन स्टाइकोमेट्री होते हैं और टिपिकली ना ही आयनिक होते हैं ना ही कोवलेंट होते हैं। हमारे पास एग्जांपल है Fe3H, ठीक है, Mn4n, ठीक है, TiH, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का। अब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं इनका जो प्रॉपर्टीज देख लो, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहते हैं और केमिकली इनर्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास कैटलिटिक प्रॉपर्टीज। अब कैटलिस्ट आपको पता है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो कैटलिस्ट एक्ट करता है, कैटलिस्ट आपको पता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्यों ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती हैं, जिनके कारण ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बना लेते हैं, किनके साथ, रिएक्टेंट के साथ, बाय लोअरिंग देयर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसी तरह ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करते हैं, किनको, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को।
ठीक है, आपने देखा होगा कि आयरन को हम यूज़ करते हैं हैबर प्रोसेस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ योर निकल, सॉरी, आयरन को हम यूज़ करते हैं इन द हैबर प्रोसेस, और प्लेटिनियम को हम यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड में, द प्रिपरेशन ऑफ योर नाइट्रिक एसिड, उसको हम ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमने इसका नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद जो अमोनिया का प्रिपरेशन होता है उसको प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद कुछ कैटलिस्ट दिए हुए मैंने यहाँ पे, जीगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, इसमें देख लो कौन कौन से मेटल से ये बना हुआ है। ये लिंडलर कैटलिस्ट हो गया, विल्सन कैटलिस्ट है हमारे पास, एडम्स कैटलिस्ट है, ब्राउन्स कैटलिस्ट है, तो ये कुछ एग्जांपल्स होगी कैटलिस्ट की। उसके बाद बात करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ये। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेंगे पढ़ेंगे हम, वहाँ पे हम देखेंगे किस तरह आपके जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, क्यों ये ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि एक तो इनका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, और क्या होता है जिसके कारण इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद सेकंड जो रीज़न होता है वो यहाँ पे क्या होता है, आपके पार्शली फिल्ड जब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं किनके पास, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास। अब अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो दिस मीन वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेशन इनकी टेंडेंसी होता है, ये क्या करते हैं, ईजिली आपका कम्प्लेक्स बना लेते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ। तो यहाँ पे एक मैंने कम्प्लेक्स का एग्जांपल लिख रखा है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे वहाँ पे हम इनके नेमिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह ये फॉर्मेशन होता है वो भी देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैंने कलर्ड कंपाउंड्स यहाँ पे एक फिगर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्यों ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट ये शो करते हैं डी डी ट्रांजिशन, ठीक है, ये शो करेंगे आपका डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन में क्या होता है बेटा जी, जो आपके डी ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, ये आपके 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन से ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डी जनरेट ऑर्बिटल्स मीन जिनका एनर्जी क्या होता है, सेम रहता है। अब ये जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या कर जाते हैं आपके, स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। एक तो जो 3 ऑर्बिटल्स है वो नीचे लाई करती हैं, और 2 ऑर्बिटल्स आपकी ऊपर लाई करती हैं। अब ये जो ऊपर लाई इनका जो एनर्जी होता है वो हाई होता है, जो नीचे है वो क्या होता है, इनका एनर्जी क्या होता है, लो होता है। इसमें आपकी ऑर्बिटल्स आती हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और यहाँ पे जो होती है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। अब होता क्या है डी डी ट्रांजिशन में, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आपके लोअर ऑर्बिटल में, जिनका एनर्जी क्या है, लो है, वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई ऑर्बिटल वाली साइड्स चले जाएंगे, हाई ऑर्बिटल में जंप कर जाएंगे। अब ये जंप करने के बाद जब ये वापस अपनी लोअर ऑर्बिट में आएंगे, ये क्या करेंगे, एनर्जी अमिट करेंगे, ठीक है। अब जब जंप करेंगे तब भी ये कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो फॉल करती है आपका विजिबल रीजन में, ठीक है। अब जंप करने के बाद जब ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, वहाँ से जब ये वापस आएंगे ये कुछ रेडिएशंस क्या करेंगे, अमिट करेंगे। अब वो जो एनर्जी रेडिएशंस अमिट करते हैं वो भी क्या फॉल करते हैं, कौन से, विजुअल रीजन में, ठीक है। और जो कलर होगा कंपाउंड का, वो कलर क्या होगा, जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया होगा इलेक्ट्रॉन ने, उसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, वो आपका कंपाउंड का आएगा, ट्रांजिशन कंपाउंड का, ठीक है। पता लग गया किस तरह आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि डी डी ट्रांजिशन होता है तो उसके कारण ये क्या करते हैं, आपके कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो आपका सेकेंडियम 3 पॉजिटिव है, सेकेंडियम 3 पॉजिटिव में क्या होगा कि आपका 3D जीरो हो जाएगा, तो उस केस में आपके कलरलेस कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे 3D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वहाँ पे 3D जीरो हो जाएगा। तो दिस मीन डी डी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसी तरह आपका 3D10, और वो भी क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब जिंक 2 पॉजिटिव में देखो हमारा क्या है, 3D10, तो यहाँ पे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा आपका, कलरलेस कंपाउंड होगा, ठीक है। पता लग गया किस तरह आपके फॉर्मेशन होते हैं कलर्ड कंपाउंड्स। फिर बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का।
अब देखो, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप्स का बिहेवियर शो होता है, एक तो डायामैग्नेटिक और एक तो पैरामैग्नेटिक। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि डायामैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है। जब आपके ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, आपने एनर्जी लेवल डायग्राम किया था, एनर्जी लेवल डायग्राम में जैसे N2O2, ठीक है, फ्लोरीन का एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था। अगर तो वहाँ पे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो वो कौन सा करेक्टर शो करते हैं, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो शो करेंगे पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस को कौन से होते हैं, विच आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड, वाइल द पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस आर अट्रैक्टेड। इसी तरह फेरोमैग्नेटिक होते हैं, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये मोस्टली शो करते हैं आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। अब जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैंने आपको बता दिया किसके कारण होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ के कारण। अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को डोनेट करते हैं म्यू से, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। अब ये जो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको देखो, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एन कितना आ जाएगा, 1, तो 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, √3। √3 का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम मेजर करते हैं बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, आपके ट्रांजिशन मेटल्स का हाई होता है, क्यों, ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पे होता है, जिसके कारण इसका जो डेंसिटी होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये देखो डेंसिटी गिवन है 3.0, 4.4, ऐसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जो ऑस्मियम है उसका स्लाइटली लोअर डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू इरिडियम, क्योंकि इरिडियम क्या आपका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला आपका ट्रांजिशन मैटर है। इसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे हम एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है अलॉन्ग द पीरियड ड्यू टू अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। फिर आ जाएंगे आपके पास नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, द कंपाउंड्स नॉट हैविंग द एलिमेंट्स इन द एग्जैक्ट रेशियो एज इन द आइडियल क्रिस्टल आर नोन एज योर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। मेन जो आपका आइडियल क्रिस्टल होगा उस रेशियो में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि आइडियल क्रिस्टल में जो आपका रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर रेशियो में वहाँ पे रेशियो प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे आप आयरन ऑक्साइड ले रहे हो तो यहाँ पे रेशियो कितना, 0.94:1, तो ये होल नंबर रेशियो में नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों आपका रेशियो यहाँ पे वेरी करता है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये क्या करते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरह स्पाइनल, स्पाइनल क्या होता है, मिक्स ऑक्साइड्स होते हैं किसके, इन विच ऑक्सीजन एटम्स कॉन्स्टिट्यूट अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब ये जो क्या होता है, नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है, जो आपके ट्राइवेलेंट आयंस होंगे वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स, और जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल होल्स। तो इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है, जो ट्राइवेलेंट आयन होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल होल्स, और जो डाइवेलेंट आयन होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल होल्स। उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है Fe3O4 का, ठीक है। उसके बाद कुछ रीएजेंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजिशन मैटर्स हैं उनको हम रीएजेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे बेयर्स रीएजेंट हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वहाँ पे हम बेयर्स रीएजेंट का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, अल्कालाइन KMnO4। इसी तरह टॉलरेंस रीएजेंट अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं हम टू टेस्ट द एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसी तरह नेस्ले रीएजेंट है एल्डिहाइडिक ग्रुप, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे वहाँ पे ये टेस्ट यूज़ होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी आएगा एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का, ठीक है। तो इसी तरह नेस्ले रीजेंट हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट NH3 और NH4 पॉजिटिव को। बैंडिक सोल्यूशन हो गया जिसको हम टेस्ट यूज़ करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए। लुकास जो रीजेंट है उसको हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस भी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो एक बार इनको रीड कर लेना। एप्लीकेशंस को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो क्रोमियम को यूज़ किया स्टेनलेस स्टील और क्रोम प्लेटिंग में, ठीक है। मोलिब्डेनम को यूज़ करते हैं मैक्सेट यूज में, ठीक है। कैडमियम यूज़ किया जाता है ज्वेलरी में, मेकिंग जॉइंट्स इन ज्वेलरी। इसी तरह
सीजियम को यूज़ करते हैं, यूज एज स्कैवेंजर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इन मनी मेटल्स। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस पार्ट है, एक बार रीड आउट कर लेना। ओके गाइस, ये तो था आज की हमारी प्रॉपर्टीज जिसमें हमने डिस्कस किया आपका आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद बात किया ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर डेंसिटी के बारे में, एटॉमिक वॉल्यूम, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, स्पाइनल्स। ओके गाइस, तो ये तो था आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे, सॉरी कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी ये। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज, और KMnO4 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।